नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से नहीं बल्कि बनारस से कर रहे हैं और बनारस में भी दशाश्वमेध घाट से कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले आरती यहां पर समाप्त हुई है और ये शाम का समा काशी में दशाश्वमेध घाट का है। लेकिन अब उस सियासी संग्राम की जरा बात कर लेते हैं जो बनारस की धरती से छिड़ी हुई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज बनारस पहुंचे। 35 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने 35 जो 8 करोड़ जनता यहाँ की है, उस 8 करोड़ जनता को एक संवाद भी, एक संदेश भी दिया और एक सियासी पैगाम भी दिया। गौ हत्या करने वालों तक पर वो पहुंचे। अंदाज क्या था वो हम आपको जरा समझाते हैं। गाय के खिलाफ गुनाह करने वालों पर वो गुस्से में थे, तो दूसरी तरफ गायों की सेवा करने वालों के हक में बोल रहे थे। तो क्या ग्वाला समाज को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री बनारस की धरती से कर रहे थे? याद रखिए, वो पूर्वांचल में है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत और जयंत चौधरी आज एक मंच पर दिखे। तो क्या उस समीकरण को साधने की कवायद में प्रधानमंत्री आज बनारस में एक अलग अंदाज में गाय हमारी माता है बोलने की कोशिश कर रहे थे? ये सब आपको दिखाएंगे आज वाराणसी की धरती से। ये भी बताएंगे कि राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को क्यों घेर रही है, और ये भी समझाएंगे कि अखिलेश यादव ने कौन सा बड़ा ब्राह्मण कार्ड चला है, और ये भी कि कैसे मायावती अपने सियासी विरोधियों के दाव को फीका कर रही हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने सियासी प्रचार, चुनावी प्रचार के अभियान के आगाज की तारीख बता दी है। इस 1 घंटे का शो आज सीधे वाराणसी से। यूपी चुनाव में गाय की एंट्री हो गई है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। क्या गाय के बहाने यादव को चले लुभाने? हमारी सरकार पशुधन को बचाने के लिए भी अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। मोदी बोले गाय, योगी बोले दंगाई। कोई नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहां चाचा, कहीं भतीजा, और त्योहार आते ही दंगे प्रारंभ हो जाते थे। आज आपने देखा होगा दंगाई प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कहीं सिर नहीं उठा सकता। चुनाव की तैयारी किसकी आएगी बारी? मैं मंदिर जाता हूँ, सब कुछ जाता हूँ, लेकिन सवाल ये है बीजेपी वाले बताएं उनके घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं व्रत? योगी जी बताएं उनके घर में व्रत रखता है कोई? गाय की सेवा की बात करते हैं, बताओ गायों की जान जा रही। टिकैत और जयंत की केमिस्ट्री का मतलब? हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, हम तो चुनाव तो बहुत दूर है। एक बात बताओ, अगर अमन कुंड पे कोई बैठा मिलेगा, बताओ कैसे हटा दे उसको? अमन में आहुति तो सभी देना। यूपी का चुनावी दंगल किसका होगा मंगल? पिछले 60 दिनों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल का लगातार ये 8वां दौरा है। ये क्या कहता है? प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि पूर्वांचल में, वाराणसी में, काशी में पूरी ताकत झोंकने की जरूरत है, जिस पर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बार बार उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आ जाते हैं। अखिलेश यादव ने कैंची जीवी तक भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे पूर्वांचल में एक खास किस्म की राजनीति को साधने के लिए विकास की बात भी पीएम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो गाय तक भी पहुंच जाते हैं। साथियों, अब मैदान छोटा पड़ गया है, जगह नहीं है। आप वहीं पर अपने आप को संभाल लीजिए। आज वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 35 मिनट के भाषण को आप 4 वाक्यों में समझ सकते हैं।
मोदी ने पशुपालन और डेयरी से जुड़ी योजनाओं के जरिए 4 संदेश दिए। इसे आप यूं समझिए। पहला संदेश, गोपालकों के नाम यानी यादव और पाल समाज। बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। दूसरा संदेश, महिलाओं के नाम यानी यूपी की आधी आबादी। कि पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। तीसरा संदेश, किसान के नाम यानी यूपी के भाग्य विधाता। भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। चौथा संदेश, गोमाता का नाम यानी सॉफ्ट हिंदुत्व। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के संदेश का संदर्भ समझिए। मोदी ने काशी की धरती से गोपालकों की बात की। वही गोपालक जो अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कई जिले यादव बहुल हैं और जीत हार तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव बहुल जिले हैं इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, फैजाबाद, जौनपुर, संत कबीर नगर, बलिया और आजमगढ़। दरअसल बीजेपी के चुनावी शस्त्रागार में विपक्ष के खिलाफ सबसे अहम हथियार है पिछड़ी जाति का समर्थन। लेकिन अभी तक यादव जाति में बीजेपी बड़ी सेंध लगाने में नाकाम रही है। अगर 2017 विधानसभा चुनाव को देखें तो 47% पिछड़ी जाति का वोट बीजेपी को मिला, 29% समाजवादी पार्टी को, वहीं बीएसपी को सिर्फ 9% मिला था। अगर यादव वोट की बात करें तो 2017 में 68% यादव समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 10% वोट मिले। लेकिन 2019 आम चुनाव में बीजेपी को 24% यादवों का वोट मिला, जबकि अखिलेश को सिर्फ 30%। गैर यादव ओबीसी जातियों का सपोर्ट बीजेपी को मिला, लेकिन यादव वोटर की पहली पसंद अभी भी अखिलेश यादव है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कभी सभी नौजवानों के या जो समस्याएं उनके सामने आती हैं उनका समाधान करें और विश्वास पैदा करें। लोकतंत्र में विश्वास जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री ने महिलाओं से सीधा संवाद किया। यूपी चुनाव में महिलाएं बड़ा फैक्टर हैं। इसे यूं समझिए, उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव में पहली बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा था। तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। वहीं 2017 और 2019 में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत में महिलाओं का अहम रोल था। आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज यानी गरौनी भी सौंपी गई है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। वहीं विकास के साथ साथ गाय का जिक्र करके मोदी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चला है। हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। यूपी चुनाव में गाय से पहले लाल टोपी से लेकर अब्बा जान की एंट्री हो चुकी है। आचार्य रजनीश एक बहुत अच्छे आधुनिक चर्चित दार्शनिक थे। उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवाद जो नया समाजवाद है
उन्होंने कहा था समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाता है। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। बहुरूपिया ब्रांड, परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद। अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है। उन्होंने न संविधान पढ़ा है, न संविधान के प्रेम्बल को पढ़ा है। हमारा संविधान के प्रेम्बल में शुरू में कहा गया कि हमारी सोशलिस्ट स्टेट होगी, भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी। जो रामराज की बात करते हैं बिना समाजवाद के अधूरी हैं। जो रामराज की परिकल्पना है वो बिना समाजवाद के पूरे नहीं हो सकती। तैयारी इधर भी है और तैयारी उधर भी है, लेकिन बीच में है यूपी की जनता जो तय करेगी कि कौन बनेगा सियासत का सिकंदर। वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो अनूठे लोग एक साथ आए हैं। क्या है इसके मायने, ये हम आपको रिपोर्ट में समझाएंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के 119वीं जयंती पर आज जयंत चौधरी और साथ में थे उनके राकेश टिकैत, एक मंच पर दोनों थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जो जाट वोट बैंक पिछले चुनाव में आ गया था, उसे वापस आरएलडी की तरफ लाने की सीढ़ी राकेश टिकैत बनेंगे? किसान आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत का खुलकर आरएलडी के साथ मंच पर आना क्या संकेत है बीजेपी के लिए? देखिए। ये तस्वीरें सियासी मंच की नहीं, लेकिन तस्वीरों से निकले संदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदलते समीकरण को समझा जा सकता है। मौका चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती का है। इसी मौके पर जयंत चौधरी और राकेश टिकैत एक साथ हवन करते दिखे। क्या इन तस्वीरों के सियासी मायने भी हैं? दोनों नेताओं से सुनिए। मैसेज ये कि ये वही लोग हैं, वही वर्ग हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के राजनीतिक एक विरासत को संभाला था और ताकत दी थी और धार दी थी किसान के राजनीति को, और आज वही समीकरण हम लोगों को बनाना है। अच्छा, किसान आंदोलन भी हुआ है, आज चौधरी राकेश टिकैत भी आपके साथ बैठे हुए थे और तमाम चीजें। क्या लगता है कि उस आंदोलन से एक नई तरफ दिशा बढ़ी है राजनीति की? आजाद भारत में पुनः लोगों के अंदर उम्मीद जागी है कि नागरिक अधिकार के लिए जब नागरिक स्वयं आगे आएगा, सरकार जो भी हो उस पे हम लोग हावी रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी वाले बहुत हैं, पूरा झंडूदा पार्टी रखा है पूरा। हमें तो पता ही चला कि इलेक्शन भी शुरू हो गया। हम तो छत्तीसगढ़ उधर थे। हालात खराब हैं देश के, ठीक नहीं है स्थिति, ठीक नहीं। चलिए, तो मतलब यहाँ का कोई सियासी संदेश आपकी तरफ से नहीं? अमन कुंड से कोई सियासी संदेश नहीं है। तो किससे? अमन कुंड से तो है नहीं भाई, जिसको काम करना अपना क्षेत्र में जाओ, अपना काम करो। राकेश टिकैत के मुताबिक ये प्रयोग नहीं, संयोग है, लेकिन इस संयोग से बीजेपी का पश्चिमी यूपी में खेल बिगड़ सकता है। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले चुनावी समीकरण पर टिकैत की टिप्पणी आपको सुनवाते हैं। जयंत चौधरी, दोनों आप लोगों ने साथ में हवन किया है, इसका और कोई भी संकेत है? यहाँ तो बहुत लोग थे, हमन तो कोई भी कर लो। हमें तो यही आने का पता चला कि जयंत चौधरी भी आ रहे। चौधरी चरण सिंह तो सबके थे, वे किसी एक आदमी के तो थे नहीं। भाई चौधरी चरण सिंह जी को अगर ये मानने के
वे जयंत चौधरी के थे तो अपने घर पर करते। ये तो यहाँ किसान घाट हुए तो किसान घाट सबका और चौधरी चरण सिंह भी सबके, यहाँ कोई भी आ सकता है। लेकिन जो तस्वीर जाती है उससे संदेश भी तो जाता है। और संदेश तो क्या पता भाई, कहीं का जा संदेश का क्या पता। आना चाहिए, यहाँ सबको आना चाहिए। सब लोग थे, सब विचारधारा के लोग थे। ये किसान घाट भी है, आपने किसान आंदोलन भी चलाया। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये किसानों के बीच में संदेश देने की कोशिश है। किसानों के बीच में संदेश देने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह जी सबके थे और किसान घाट भी हमारा ही है। और आज उनका जन्मदिन है तो सब लोग आओ यहाँ पे। चुनाव भी है, जो भी यहाँ पे आओ उनका सबका धन्यवाद। चुनाव भी आने वाले। हाँ चुनाव तो, और देश में एक ही चीज पे तो काम चल रहा कि वोट कैसे मिलेगी, इसी पे ही काम चल रहा, सब इसी पे ही लग रहे। इधर टिकैत दिखे तो उधर वाराणसी की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने चौधरी चरण सिंह को नमन किया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। दरअसल पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट बड़ा फैक्टर है। कहते हैं यहाँ जिसके साथ जाट उसकी ठाठ, वरना खड़ी हो जाएगी खाट। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए किसान आंदोलन के बहाने ही जयंत चौधरी ने सियासी जड़ें दोबारा जमाने की कोशिश की है। ये पहली बार है कि रालोद के पास लोकसभा और यूपी विधानसभा में एक भी सीट नहीं है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन से अपनी अदावत भुलाकर जयंत चौधरी अपना सियासी भविष्य देख रहे हैं। और तो और इस बार पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी बीजेपी को रोकने निकली है। सब जानते हो कि जब सरकार तभी झुकी जब उन्हें वोट का डर सता रहा था। तो वोट से ही जो है जनता में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं सत्ता में, वो संभव हो पाएगा। इसलिए जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक अपनी ताकत को समझे और उसे मजबूत कराएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बात कई बार होती है कि गठबंधन है लेकिन अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है। कितनी सीट पे आप लड़ेंगे, कितने पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, क्या इसकी घोषणा जल्दी हम उम्मीद करें? सीटों का कोई बंटवारा नहीं होता, सीटों पे संयुक्त लड़ाई होती है, साझी लड़ाई है। 403 पे रहेगी। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन भी बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा क्योंकि जाट वोटरों ने मोदी के चेहरे पर मोहर लगाई थी। अब सवाल है इस बार जाट किधर जाएगा? हमने सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग करा। हमने कभी भी राजनीतिकता जो चोला है वो उतार कर हमने भाजपा को समर्थन किया, तो हमारे लिए सबसे नुकसान की साबित हुई। तो हम तो यही कहे भाई, हमने अभी बड़ी भूल करी कि भाई 3 इलेक्शनों में 2 लोकसभा के और 1 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, उसमें हमने भाजपा को समर्थन दिया। इनके जो वे थे, एक प्रधानमंत्री जी के अच्छे वादे थे, एक बार हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अब जब खेत में हम बैठे हैं, इस पूरे गन्ने के खेत में बैठे हैं और गन्ना किसानों का मसला तो सबको भी पता ही है, आपसे बेहतर कौन जानता है। पैसा नहीं मिल रहा है, जो सिंचाई है उसके साधन लिमिटेड हैं, बिजली महंगी है, तो अब आगे कहाँ लड़ाई लगेगी? अब एक बार आपने राजनीतिक चोला हटाया है, आपने कहा कि भाजपा को समर्थन करने के लिए हटाया, तो आगे भी कुछ उस तरीके का संदेश देंगे? नहीं, देखो इसमें तो हम अकेले इसमें हम निर्णय नहीं ले सकते। कुछ इसमें जो कुछ निर्णय लिया जाएगा, देखो सबकी राय ली जाएगी। ये छोटा संगठन तो रहा नहीं, ये आंदोलन, ये मोर्चा है, बहुत बड़ा मोर्चा। उनकी सुलह मशवरा ली जाएगी, भाई क्या करना चाहे इसमें, किस सरकार किस पार्टी को समर्थन करे या ना करे, या जनता पे छोड़े। जनता की जो जनता चुनेगी उनके अधिकार का हम वो करते, हनन नहीं करते। जिस तरह से भी जनता चुने उन्हें अपना राइट है। हम तो यही कहे, हमारा तो ये संगठन बना रहे, बस सबसे बड़ी यही बात है। हम किसी उसमें ज्यादा नहीं हस्तक्षेप करते। आज अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ज्वाइंट रैली भी हुई। माना जा रहा है कि 2022 में गन्ना किसानों की नाराजगी और राकेश टिकैत का चेहरा बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सवाल यही है कि जाट 2022 में क्या करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
2022 के चुनावी रण में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी। लेकिन सब ये पूछ रहे हैं कि मायावती कहाँ है। जी हाँ, बीएसपी की मायावती इस बार चुनावी रण में आखिर कौन सी रणनीति के साथ आने वाली है, इसको लेकर तमाम तरफ प्रश्न चिन्ह है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, और उन्होंने कहा कि इस बार ना आएगी बीजेपी की सरकार, ना आएगी समाजवादी पार्टी की सरकार, इस बार पूर्ण बहुमत से आएगी बीएसपी की सरकार। क्यों कह रही है मायावती ये, उनकी क्या है रणनीति, इस रिपोर्ट में समझिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में आज बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी चुनावी लाइन क्लियर कर दी। मायावती ने एसपी और बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का बड़ा आरोप लगाया। कहा अब बीएसपी शहर शहर और गांव गांव दोनों पार्टियों की पोल खोलेगी। बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। बीएसपी सुप्रीमो ने आज संगठन की बड़ी बैठक की। मीटिंग में अपने कैडर को चुनावी जीत का मंत्र दिया। दावा यही है कि 2022 में ठीक वैसी ही जीत मिलेगी जैसी 2007 में मिली थी। जो भी विरोधी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन रही है और भाजपा अभी भी सत्ता में आसीन है, तो इनकी सरकार की रही आम जन विरोधी नीतियों के बारे में बताने के साथ साथ बीएसपी सरकार की रही जनहितैषी नीतियों के बारे में भी पार्टी को प्रदेश की जनता को जरूर बताना है, ताकि यहाँ फिर से सन 2007 की तरह ही पुनः अपनी पूर्ण बहुमत की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बन सके। वैसे इस मामले में अब तक मायावती ने अपना चुनावी अभियान शुरू नहीं किया है, लेकिन 300 पार का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी पर सीधा अटैक किया। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? बीजेपी का ये कहना कि इस बार चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है, तो इसमें अभी कोई ज्यादा दम हमें नजर नहीं आता है। वरना फिर ये पार्टी चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ आए दिन ताबड़तोड़ असंख्य घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि नहीं करती। साथ ही ये पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं व केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी अब यहाँ थोक में नहीं भेजती। इनके साथ साथ यूपी सरकार के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी एक एक जिले में फिर कई बार नहीं जाना पड़ता, तथा न ही इनको चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले यहाँ प्रदेश की जनता को व छात्रों आदि को भी प्रधानमंत्री वाराणसी में रहे और आज उनका ये दौरा था जिसमें दुग्ध क्रांति की वो बात कर रहे थे, और इसीलिए वाराणसी से आज आप स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में एक बड़ा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर लग रहा है वाया अयोध्या। आइए आपको दिखाते हैं क्या है यूपी के अयोध्या में ये नया जमीन घोटाला। क्या अयोध्या में बड़ा जमीन घोटाला हुआ है? क्या अयोध्या में
अधिकारियों ने फर्जीवाड़े से जमीन खरीदी। अयोध्या जमीन घोटाले में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? अयोध्या जमीन घोटाले में कौन कौन से नेता शामिल हैं? राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। क्या अयोध्या में वाकई राम के नाम पर लूट हो रही है? भ्रष्टाचार में जब भगवान राम को भी नहीं इन्होंने बख्शा, जो चंदा इकट्ठा हुआ था ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट में चंदे का भी भ्रष्टाचार करने का काम किया, तो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या छोड़ेंगे? लेकिन अयोध्या में जमीन घोटाले का पूरा सच क्या है? वाराणसी से आज आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन बात जरा उत्तर प्रदेश की सियासत की हो रही है, तो आइए आपको लिए चलते हैं वाराणसी से अयोध्या के उस पूरे चुनावी भूचाल पर जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद आ गया है। क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला जो ही आया, वैसे ही महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने जमीन खरीद ली। अच्छा, दलितों से ये जमीन ट्रस्ट ने अपने नाम कर ली और उसके बाद आरोप है कि ट्रस्ट ने ये जमीन आगे अधिकारियों को, उनके परिवार वालों को, नेताओं को बेच दिया। अब विपक्ष कह रहा है कि ये राम मंदिर में जमीन का सबसे बड़ा घोटाला है जो एक ट्रस्ट के जरिए, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के जरिए किया गया है। और योगी सरकार कह रही है हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है ये पूरा मामला। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निगरानी में मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच अयोध्या में सबसे बड़े जमीन घोटाले का आरोप भी लग रहा है। और यह आरोप लगा है बीजेपी के विधायक, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम और एसडीएम पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या का जमीन घोटाला आखिर है क्या, क्यों कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी राशन पानी लेकर चढ़ गए और अयोध्या जमीन घोटाले पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को घेर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला आया। काशी के बाद अयोध्या को केंद्र और राज्य सरकार ने विकास की परियोजनाओं का केंद्र बनाया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी करीब 70 करोड़ जमीन राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के लिए खरीदी। साथ ही अयोध्या में होते विकास को देखते हुए अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया। अब यहीं से अयोध्या में जमीन घोटाला शुरू होता है। आपको सबसे पहले बताते हैं अयोध्या में कौड़ियों के भाव में जमीन किसने खरीदी है। तो इसमें नाम है अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, दीपक कुमार पूर्व डीआईजी अयोध्या, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी, पीपीएस अरविंद चौरसिया, पुरुषोत्तम दास गुप्ता पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या, आयुष चौधरी पूर्व एसडीएम अयोध्या, बद्री उपाध्याय लेखपाल, सुधांशु रंजन कानून गो। अयोध्या का माजा बरेटा गांव और उस गांव में वो जमीन है जो अफसरों ने कौड़ियों के भाव खरीदी है। हम इस समय पर उन्हीं जमीनों के पास खड़े हैं। मेरे एक तरफ ये जमीन जो बाउंड्री नुमा है, ये अयोध्या में डीएम रहे अनुज झा के पिता बद्री झा के द्वारा खरीदी गई बताई जा रही है। उसके बगल में संगम झा जो अनुज झा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा खरीदी गई है। इसी तरीके से इस जमीन के पीछे जो हाईवे से लगी हुई है, इसके पीछे भी पुलिस अधिकारी, यहाँ पर डीआईजी अयोध्या रहे दीपक कुमार, उनके रिश्तेदार के द्वारा खरीदी बताई जा रही है। इस तरीके से ये जमीनें लगातार खरीदी गई और सवालों के घेरे में वो ट्रस्ट भी आया जिससे ये जमीनें कुछ अफसरों ने भी खरीदी, जिसमें अयोध्या में वर्तमान में कमिश्नर एमपी अग्रवाल भी शामिल हैं।
अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जमीन घोटाला हुआ कैसे। तो सुनिए, पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर सबसे पहले मामला चर्चा में आया। इसके बाद जमीन विवाद के इस नए खुलासे के केंद्र में है महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, जिसने सन 1990 से 1996 के बीच बरहटा मांझा और आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी। इन्हीं जमीनों में से कई जमीन ऐसी है जिन्हें खरीदने के लिए नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया। तीन चीजें हुई। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है। एक जमीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी, उन्होंने 2021 में उस जमीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो जमीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस जमीन का उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भूमि कानून के तहत गैर दलित को दलित से जमीन खरीदने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है या फिर दलित की तरफ से उस जमीन को आबादी की जमीन में बदलवाना होता है। लेकिन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट में इसका जुगाड़ निकाल लिया गया। पहले दलितों से खरीदी गई जमीन को अपने भरोसे के दलित व्यक्ति के नाम खरीदा गया, फिर उस दलित व्यक्ति ने महर्षि रामायण विद्यापीठ को इस जमीन को दान कर दिया और इसमें लाखों की स्टैंप चोरी भी की गई, जिसके चलते ट्रस्ट पर मुकदमा हो गया। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। सवाल ये नहीं है कि अयोध्या में कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। सवाल ये है कि महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के खिलाफ लंबित जांच और मुकदमे में जो अधिकारी शामिल थे उन्हीं के रिश्तेदारों ने बाद में ये जमीन खरीदी। इस गोरख धंधे में राजस्व विभाग के अफसर हो या पुलिस विभाग के या फिर नेता, सभी ने जमीन की बंदरबाट में अपने अपने किरदार निभाए। की जमीन रही यार? ये महर्षि की रही। महर्षि की। और अब की जमीन है यार? अभी तो ये तो डीएम साहब ले है। डीएम साहब कौन डीएम? फैजाबाद के को। अब वही है कि बदल गए? हैं? बदल गए हैं सही। अच्छा, पहले वाले डीएम साहब बहुत तगड़े से, मोटे से, लंबे से है। अच्छा। हाँ। मौजूदा समय में अयोध्या के कमिश्नर एमपी अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद ने 25 से 30 वर्ग मीटर और उनकी बहन के पति आनंद वर्धन ने 1260 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी है। इसके अलावा महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट से मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता के साले अतुल गुप्ता की पत्नी तृप्ति गुप्ता ने जमीन खरीदी है। इसी तरह डीआईजी दीपक कुमार की साली महिमा ठाकुर के नाम से जमीन खरीदी गई है। अयोध्या से एसडीएम और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी की चचेरी बहन शोभिता रानी के नाम से भी जमीन खरीदी गई है। यही नहीं, इलाहाबाद के कमिश्नर रहे उमाधर द्विवेदी ने भी जमीन खरीदी है। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के नेता भी पीछे नहीं रहे। फर्जी मार्कशीट मामले में जेल में बंद अयोध्या जेल के गोसाईगंज से विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने भी अपने बहनोई राजेश मिश्रा के नाम से जमीन खरीदी। ये सारी जमीन महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़ी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जमीन खरीद फरोख्त को लेकर महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट कटघरे में है, उसी से अधिकारियों और नेताओं के परिजनों ने कैसे जमीन खरीदी। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक। डीएम
कमिश्नर लेखपाल। बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के फैसले के आने के बाद जो जमीन पर लूट मची उसमें ये सब शामिल है। जी हाँ, इस पद के अधिकारी इस जमीन लूट में शामिल है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्योंकि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट में जो जमीन ली गई उसके बाद ऐसे ही अधिकारियों को बेची गई। आरोप यह है कि अयोध्या में अगस्त तक डीएम रहे अनुज झा के पिता ने यहाँ पर जमीन ली थी और इसी वजह से डीएम अनुज झा पर यह संगीन इल्जाम लग रहा है कि एक तो वो इस ट्रस्ट की जांच में शामिल थे और दूसरी तरफ राम मंदिर के इतने करीब उन्हीं के पिता ने जमीन ली है। क्या है ये घोटाला? अयोध्या में राम मंदिर के पास जमीन खरीदने वालों में जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अयोध्या के डीएम रहे अनुज कुमार झा का। कहा जा रहा है कि अनुज कुमार झा के पिता ने यहां 28 मई 2020 को जमीन खरीदी है। आज एक और खुलासा हुआ है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा के पिता बद्री झा ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। तो अयोध्या के कमिश्नर के परिवार वाले जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के डीएम के पिता जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के तमाम अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जमीन खरीदते हैं। तो जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बनवाना है तो उसमें चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि अनुज कुमार झा फरवरी 19 से अक्टूबर 21 तक अयोध्या के डीएम रहे हैं, जबकि जमीन खरीद का मामला मई 2020 का बताया जा रहा है, यानी उनके कार्यकाल का है। ये जमीन बद्री झा के नाम से दर्ज है। इसकी खरीद कीमत 23 लाख के करीब बताई गई है। ये जमीन मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में है। अयोध्या में नेताओं और अफसरों के द्वारा जमीन खरीद के मामले में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में अयोध्या के तत्कालीन डीएम अनुज कुमार झा थे। अनुज कुमार झा इस समय निदेशक पंचायती राज हैं। हम इस समय पर पंचायती राज के मुख्यालय पर पहुंचे हैं। ये अनुज कुमार झा की गाड़ी है, अंदर मीटिंग चल रही है। ये कहकर अनुज कुमार झा इस पूरे मामले पर कुछ भी कैमरे पर बोलने से बचते दिखाई पड़े। ये अलग बात है कि अनुज कुमार झा लंबे समय तक अयोध्या में डीएम रहे, उनके करीबी रिश्तेदारों ने जमीनें खरीदी और इतना ही नहीं, वो ट्रस्ट के खिलाफ अनुज कुमार झा ने ही जांच के भी आदेश दिए थे, जिस ट्रस्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जमीनें अफसरों ने खरीदी हैं। योगी सरकार ने अब इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। विशेष सचिव राजस्व मामले की जांच कर 1 हफ्ते में सरकार को रिपोर्ट देंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने जांच पर भी सवाल उठाए हैं। गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघ चालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब, और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। प्रियंका जी को ना अपना गिनौरा चेहरा शीशे में दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी घोटाले, भ्रष्टाचार, इसलिए उन्हें हर चीज में वो दिखता है। और दूसरा, उनको श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, ये पच नहीं रहा। अयोध्या के जिस बरहटा मांझा गांव की जमीन को लेकर घोटाले की बात आ रही है, उस गांव के लोग भी कह रहे हैं कि जब कौड़ियों के भाव में ये जमीन इतने बड़े बड़े अफसरों ने खरीदी है तो उनकी जांच कैसे होगी? यहाँ की जमीन की कीमत क्या है, जो मौजूदा समय में जो कीमत है, और जो महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट ने जो अधिकारियों को बेची जमीन है, वो बहुत अंतर लग रहा है कि मार्केट रेट से कम है। क्या है? अरे 1000 गुना का अंतर है। उसने जो अपने बचत करने के लिए सर्किट रेट पर
सर्किट रेट का जोन बाटे जैसे किसानों को मिलता है 4 गुना, अब महर्ष विद्यापीठ ट्रस्ट उसमें खेल करके सर्किट रेट का 1 गुना उसको चाहिए। वही जमीन जोन बाटे, जो जमीन 20 लाख की है, जो जमीन 25 लाख की है, वो जमीन वो 2 लाख 3 लाख में सबको देकर, और जब जमीन 2-3 लाख में देगा तो भाई अब जो खरीदेगा जो अधिकारी उसकी मदद तो करेगा ही। जब कमिश्नर डीएम सारे अधिकारी जब इन्वॉल्व है तो हम लोगों की कौन सुनवाई करेगा? पूरे गांव की जमीनें खरीद ली क्या उसने? जी पूरे गांव नहीं, जो रास्ता आप चल रहे हैं इसको भी उसने खरीद लिया। ये जो रास्ता है, ये जो ये रास्ता भी उसने बैनामा करवा लिया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 1984 से सर हम लोगों का सर्वे बंदोबस्त नहीं हुआ यहाँ का माझा बनाटा का, इसलिए जब सर्वे नहीं हुआ तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय गए। माननीय उच्चतम न्यायालय हम गए तो वहां से ऑर्डर हुआ कि 1 साल के अंदर माझा बनाटा का सर्वे बंदोबस्त किया जाए, उसका रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। बंदोबस्त नहीं हुआ, लेकिन 1 साल बीत गया, आज तक नहीं किया। आज तक वो तो सब खाली वहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं ना। अयोध्या के इस कथित जमीन घोटाले में 15 नेता और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाने की मांग हो रही है। संतोष शर्मा, अयोध्या, आज तक। लुधियाना की जिला अदालत में हुए धमाके ने पूरे पंजाब को हिला दिया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चन्नी भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि जांच की पूरी प्रक्रिया कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी ये घटना घटी है, उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द गृह मंत्रालय को दी जाएगी। ये देखिए, लुधियाना के कोर्ट में रोज की तरह कामकाज जारी था। हालांकि वकीलों की हड़ताल होने की वजह से अदालत में भीड़ थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन इसी बीच जैसे ही घड़ी की सुइयों ने दोपहर के 12:15 बजाए, अचानक कोर्ट की दूसरी मंजिल से आई धमाके की एक जोरदार आवाज ने लोगों को दहला दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आवाज दूर तक सुनाई दी और धमाके वाली जगह से दूर भी कई खिड़की दरवाजों के शीशे चटक गए। आनन फानन में पुलिस के साथ साथ तमाम इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोग मौका वारदात पर पहुंचे और ब्लास्ट से जुड़ी खबरें छन छन कर सामने आने लगी। पता चला कि ब्लास्ट कोर्ट की दूसरी मंजिल पर मौजूद टॉयलेट में हुआ है और इस धमाके में टॉयलेट के अंदर मौजूद एक शख्स के चीथड़े उड़ गए। उसकी लाश की ऐसी हालत थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। धमाके में टॉयलेट के पास मौजूद 4 और लोग भी बुरी तरह जख्मी हुए थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी, धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, ये सारी बातें तो फिलहाल साफ नहीं है। सत्येंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक।